हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। करण ने उसकी बात का जवाब दिया, आई थिंक वर्क टाइम ओवर हो गया है तो घर और कहाँ जाऊँगा। शिविका ने उसे ऑफर दिया, अरे लेकिन यहाँ से तो ऑफिस भी काफी दूर है, तुम टैक्सी से जाओगे, चलो साथ ही। करण ने उसे बताया, हाँ लेकिन मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, अभी तो घर वापस जाना है ना, और मेरा घर यहाँ से पास में ही है, मैं चला जाऊँगा। शिविका ने बिना सोचे समझे बोल दिया, अच्छा हाँ ऑफिस क्यों जाओगे आप, वैसे मुझे तो पता ही नहीं है तुम्हारा घर कहाँ है। ये पूछने के बाद शिविका को खुद ही अपना ये सवाल बहुत ही बेतुका लगा। भला उसे कैसे पता होगा करण के घर के बारे में, और उसने कभी पूछा भी तो नहीं करण से, लेकिन आज अचानक से ये बोल दिया। करण ने धीमी आवाज में कहा, कैसे पता होगा, तुमने कभी पूछा ही नहीं आज से पहले। वैसे पूछा तो आज भी नहीं, मैंने खुद ही बता दिया। उसकी आवाज इतनी धीमी भी नहीं थी कि शिविका को कुछ सुनाई ना दे। उसकी बात सुनकर शिविका बोली, अच्छा मैं किस हक से पूछती हूँ, और वैसे भी तुमने भी तो मुझे इनवाइट नहीं किया आज तक अपने घर पर। शिविका की बात सुनकर करण ने बहुत ही हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि उसे शिविका से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अच्छा तो क्या अभी भी कोई हक नहीं है तुम्हारा मुझ पर। करण के इस तरह आंखों में देखकर बात करने पर शिविका ने जल्दी जल्दी अपनी पलकें झपकाईं और इधर उधर देखने लगी, क्योंकि उसे करण की आंखों में एक तीव्रता नजर आ रही थी। शिविका हटते हुए बोली, नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, वो मैं। करण थोड़ी मायूसी से एक ठंडी सांस लेते हुए बोला, हाँ और रही बात इनवाइट करने की, तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हें या किसी को भी वहाँ इनवाइट करूँ। उसकी बात पर शिविका ने पूछा, अच्छा तो ऐसा क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। करण ने उसी तरह मायूसी से शिविका की बात का जवाब दिया, कम से कम एक परिवार होना चाहिए जो साथ में मिलजुल कर रहें, आखिर उसी को तो हम घर बोल पाते हैं। या तो फिर घर इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें सब अलग अलग भी रहें तो एक दूसरे के होने या न होने का पता भी न चले, जैसे कि तुम्हारा घर है, मतलब बंगला। ये सब कुछ बोलते हुए करण बहुत ही मायूस लग रहा था, और शिविका को भी कहीं न कहीं समझ आ गया कि जरूर कोई न कोई बात है उसके घर परिवार को लेकर जो करण को परेशान करती है। उसकी ऐसी बातें सुनकर शिविका कहीं न कहीं उसके बारे में आगे और जानना चाहती थी, उसके परिवार, उसकी परेशानियों के बारे में। भले ही वो उसमें इसलिए मदद कर पाई या नहीं, लेकिन उसे लगता था अगर वो करण से इस बारे में पूछेगी और वो उसके साथ शेयर करेगा तो उसे थोड़ा अच्छा लगेगा। शिविका भी ठंडी सांस भरते हुए बोली, अरे बड़ा घर या बंगला होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा परिवार तो हमारा भी कभी एक साथ नहीं होता, क्योंकि ऋषभ और डैड में नहीं बनती, वो तो तुम्हें पता ही चल गया होगा अब तक। उसके इस बात पर करण ने हाँ में अपना सिर हिलाया, तो शिविका ने कहा, देखो तुम्हें ऑलमोस्ट सब पता है ना मेरे परिवार के बारे में, और घर काम सब कुछ, लेकिन तुम्हारा मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं पता है। ये बात बोलते बोलते शिविका की आवाज थोड़ी सी धीमी हो गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आया उसके बाद क्या बोलना चाहिए या नहीं। तो करण ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ क्योंकि मैं तुम्हारे घर आ चुका हूँ और यहाँ पर काम भी करता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन तुम क्या करोगी मेरी फैमिली के बारे में जानकर, और वैसे भी जानने जैसा कुछ नहीं है। शिविका ने उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया, अच्छा मुझे लगा तुम ये कहोगे कि मैंने तो आज तक तुमसे कभी कुछ पूछा ही नहीं और इसीलिए तुमने भी नहीं बताया, लेकिन तुम्हारा तो शायद कुछ बताने का प्लान ही नहीं है। अच्छा तो मतलब तुम मुझे शामिल ही नहीं करना चाहते अपनी जिंदगी में। और अभी हक की बातें कौन कर रहा था। करण ने सीधे तौर पर तो मना नहीं किया, लेकिन फिलहाल के लिए बात को टालते हुए बोला, अच्छा ठीक है, पता चल जाएगा सब धीरे धीरे, लेकिन अभी चलो वापस चलते हैं, काफी टाइम हो गया है ना। इसके बाद वो शिविका के साथ कार में बैठ गया, लेकिन वो उसके साथ पीछे नहीं बैठा और आगे ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया। शिविका पीछे बैक सीट पर अकेले बैठ गई। कार में लगे मिरर से बीच बीच में वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी ये बात पूरी तरह से जाहिर नहीं की, और नजरें मिलते ही वो दोनों इधर उधर देखने लगते थे। और कुछ ही देर में एक जगह पर पहुंचते ही करण ने ड्राइवर से कार रोकने को कहा और वहां से उतरकर जाने लगा। करण के उतरते ही कार की खिड़की से अपनी गर्दन बाहर निकालकर देखते हुए शिविका ने पूछा, यहाँ पर है तुम्हारा घर। करण रुककर उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, नहीं यहाँ पर तो नहीं, यहाँ से थोड़ा आगे जाकर फिर उस गली में है, तुम तो इस एरिया में शायद कभी आई भी नहीं होगी। उसकी बात सुनकर शिविका बोली, अरे तो फिर अभी क्यों उतर गए तुम, आगे तक ड्रॉप कर
देती हूँ ना। करण ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं, वहाँ तक कार नहीं जाएगी और अगर चली भी जाएगी तो फिर बैक करने में काफी दिक्कत होगी। और रहने दो, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, मैं चला जाऊंगा, बाय। उसकी बात सुनकर शिविका ने भी थोड़ा असहज महसूस किया और उसे भी लगा शायद वो थोड़ा ज्यादा ही व्यवहार कर रही है। खुद उसने ही उसे यहाँ तक ड्रॉप करने का ऑफर दिया और अब उसके घर तक छोड़ने के लिए भी बोल रही है। शिविका ने उसकी बात के जवाब में कहा, ओके बाय। करण ने मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए एक बार उसकी तरफ देखा और फिर आगे चला गया। शिविका अब तक कार के अंदर पीछे होकर बैठ गई और उसने ड्राइवर से सीधा घर चलने के लिए कहा। कुछ देर के बाद वृंदा मैंशन। शिविका की कार घर पहुंची तो उसे वहां बाहर दरवाजे पर ही बैठा हुआ कोई नजर आया। असल में उसके बंगले के बाहर बड़ा सा मेन गेट है और उसके बाद अंदर जो गेट लगा है जिससे घर के अंदर जाते हैं, वहां पर बैठने के लिए कुछ सीटें भी रखी हुई हैं और वहां पर ही कोई बैठा हुआ अपने फोन में लगा है। जब तक कार वहां से थोड़ा दूर थी तब तक तो शिविका को समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही कार दरवाजे के नजदीक हुई शिविका उस लड़के को पहचान गई। वो और कोई नहीं, उसका छोटा भाई ऋषभ है और उसे देखते ही उसके साथ फोन कॉल पर हुई बात भी याद आ गई। बात क्या, शिकायतें ही थीं जो ऋषभ उससे कर रहा था और उससे फोन पर बात करने के बाद शिविका ने उसे तुरंत ही घर आने के लिए बुलाया था। लेकिन अभी मीटिंग और फिर वहाँ से करण को घर ड्रॉप करके यहाँ वापस आने में तो उसे 3 से 4 घंटे लग गए हैं। ऋषभ एकदम निराश सा वहाँ पर बैठा हुआ है और उसे जैसे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है और न ही किसी से कोई उम्मीद। वह बस अपने फोन में ही लगा हुआ कुछ कर रहा है। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो एकदम से चौंक कर उसने पीछे देखा और फिर शिविका को देखकर वापस उसके चेहरे पर पहले की ही तरह खाली भाव आ गए। उसके ऐसे ठंडे रिएक्शन पर शिविका एकदम शिकायत करती हुई बोली, ऋषभ प्लीज ऐसा बर्ताव तो मत किया करो, तुम्हारी बहन हूँ मैं, कोई अजनबी नहीं हूँ जो देखकर दोबारा मुंह फेर लिया। शिविका ने ये सब कुछ बोला तो लेकिन ऋषभ के कानों तक उसकी आवाज नहीं पहुँची, क्योंकि दोपहर की ही तरह उसने अपने दोनों कानों में ईयरफोन्स लगाए हुए हैं। इसीलिए उसने शिविका की इस बात पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं की। शिविका को गुस्सा आया और उसने ऋषभ का एक हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ करते हुए कहा, ये कौन सी बात होती है ऋषु, कम से कम कुछ तो बोल मुझसे। शिविका के ऐसा करने पर ऋषभ ने बुरा सा मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा और फिर एक हाथ से अपने एक कान का ईयरपीस निकालकर बोला, क्या है दी, कोई प्रॉब्लम है क्या? शिविका उसकी बात का जवाब देते हुए बोली, प्रॉब्लम तुझे थी, मुझे नहीं, और तेरी वही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। लेकिन पहले तू पूरी बात बताएगा नहीं मुझे तो फिर मैं क्या हेल्प करूंगी तेरी? ऋषभ ने अपनी एक भौं उठाकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, दी आप सच में मेरी हेल्प करना चाहते हो, सीरियसली? उसके ऐसे सवालों से चिढ़कर शिविका बोली, नहीं तो तुझे क्या लग रहा है, मजाक कर रही हूँ मैं यहाँ पर बैठकर। अब ऋषभ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बोला, अच्छा इतना ही सीरियस हो तो फिर 4 घंटे बाद क्यों आ रही हो? कब बात हुई थी हमारी कॉल पर? और पहले तो आपने मुझसे बताए बिना उस लड़की को घर में रख लिया और फिर पापा तो जानते हैं हमेशा सामने कोई हमारा दुश्मन भी होगा ना तो उसकी साइड लेंगे, मुझे छोड़कर। शिविका अपनी तरफ से पूरी बात समझाते हुए बोली, ऋषभ देखो मैंने प्रॉमिस किया था लेकिन तभी एक अर्जेंट मीटिंग में जाना पड़ गया, आखिर काम भी तो जरूरी है ना, लेकिन वो खत्म करके मैं सीधा यहाँ तुम्हारे पास ही तो आई हूँ। देखो अब तक मैं घर के अंदर काव्या से मिलने भी नहीं गई, वो भी तो मेरा वेट कर रही होगी ना, लेकिन तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्या है हर्षिता से? ऋषभ बहुत ही मायूसी से बोला, हाँ ठीक है जाइए आप काव्या के पास, मेरी बात तो वैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं है और मैं यहाँ पर ही बैठा रहूँगा। और बता दीजिए कितने दिन रुकने वाली है वो लड़की, तो मैं अपने किसी फ्रेंड के यहाँ। वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही शिविका बीच में उसकी बात काटते हुए बोली, ऋषु पागल है क्या तू क्यों रहेगा अपने किसी दोस्त के यहाँ? और वैसे भी पता नहीं वो लड़की कितने दिनों के लिए आई है, 6 महीने या फिर उससे भी ज्यादा, कुछ कंफर्म नहीं है। ऋषभ अपना सिर पकड़ता हुआ बोला, 6 महीने में तो पागल हो जाऊंगा, इतने दिनों में और प्रॉब्लम? वो पूरी लड़की ही प्रॉब्लम है, जानती हैं आप ना, उसको दूसरों के मामले में इंटरफेयर करने की इतनी आदत है और फिर सारी चीजें वो जासूस बनकर यहाँ से बुआ जी को बताएगी और फिर वो सब मैं नहीं चाहता। ऋषभ का हाथ पकड़कर शिविका उसे बहुत ही प्यार से समझाते हुए बोली, नहीं ऋषभ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं उसे अच्छी तरह से समझा दूंगी, और वैसे भी मैंने उसे नीचे ग्राउंड फ्लोर वाला गेस्ट रूम दिया है और तुम्हारा रूम तो 1st फ्लोर पर है ना, मैं उसे बोल दूंगी कि उसे ऊपर जाने की परमिशन नहीं है और इसके अलावा कुछ भी बात हो तो
वो अपनी बात पूरी कर पाती उसे पहले ही उसे काव्या की चिल्लाने की आवाज आई और काव्या की आवाज सुनकर ऋषभ और शिविका दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो दोनों उठकर घर के अंदर जाने वाले थे कि तभी उन्हें दरवाजे से भागकर बाहर आती हुई काव्या और उसके पीछे ज्योति भी नजर आई। शिविका जल्दी से उसकी तरफ भागी और शिविका को सामने देखकर तुरंत ही काव्या उसके पैरों से चिपक गई और डरी सहमी हुई आवाज में बोली, मम्मा, अंदर भूत भूत है घर में और उसने मुझे डरा दिया। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अपने पैर से चिपकी हुई डरी सहमी काव्या को देखकर शिविका झुककर उसे गोद में उठा लिया और अपने गले से लगाते हुए बोली, भूत जैसा कुछ भी नहीं होता है बेटा, क्या बोल रही हो तुम? और घर में कोई भी भूत कैसे आएगा? काव्या उसी तरह शिविका के गले लगी हुई बोली, नहीं मम्मा, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने देखा उसे वहाँ पर। वो किचन से बाहर निकल कर आई, बिल्कुल भूतनी चुड़ैल लग रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसका चेहरा भी अजीब सा डरावना। डर की वजह से काव्या ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था और वो शिविका से दूर होने को तैयार नहीं थी। शिविका ने उसका चेहरा थोड़ा सा दूर करते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, चलो मैं देखती हूँ कौन सी चुड़ैल आ गई हमारे घर। शिविका और काव्या की बात सुनकर पीछे खड़े ऋषभ ने कहा, अरे है ना वो चुड़ैल हर्षिता, पक्का उसे देखकर ही डर गई होगी मेरी प्रिंसेस। ऋषभ की बात पर शिविका ने उसे घूर कर देखा। वो जानती थी कि ऋषभ हर्षिता को पसंद नहीं करता, इसलिए ही उसके बारे में ये सब बोल रहा है। वो नहीं चाहती थी कि ऐसा बोलने से काव्या के मन में भी हर्षिता को लेकर ऐसी कोई इमेज बने। शिविका के घूर कर देखने की वजह से ऋषभ चुप हो गया। काव्या को गोद में लेकर शिविका घर के अंदर आई, तभी उसे ज्योति भी दरवाजे के पास ही नजर आई। वो शायद काव्या के पीछे ही घर से बाहर आने वाली थी। काव्या को शिविका की गोद में देखकर ज्योति ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अरे मैडम जी, अच्छा हुआ आप घर आ गई हैं। ये काव्या बेबी तो मेरी बात ही नहीं सुन रही थी और बेवजह ही डर कर बाहर भाग गई। ज्योति की बात सुनकर शिविका अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोली, क्या मतलब बेवजह? अगर इतनी छोटी बच्ची किसी को देखकर डर ही गई है तो जरूर कोई ना कोई वजह होगी। बताओ क्या चल रहा है यहाँ पर ये सब? शिविका का सवाल सुनकर ज्योति ने पीछे मुड़कर देखा। शिविका और ऋषभ ने भी उसकी नजरों का पीछा किया। काव्या एक बार उधर देखकर दोबारा शिविका की गर्दन से चिपक गई। काव्या के ऐसे डरकर चिपकने की वजह से शिविका ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। पीछे खड़े ऋषभ ने भी काव्या का हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए कहा, बेबी भूत वूत कुछ नहीं होता है, तुम डरो मत। तभी शिविका को सामने से आती हुई एक लड़की नजर आई। उसका चेहरा सच में बहुत अजीब लग रहा था। देखकर एक बार को तो शिविका भी उसे पहचान नहीं पाई और थोड़ा सा घबरा गई, लेकिन फिर उसे जल्दी ही समझ आया कि उस लड़की ने चेहरे पर फेस पैक लगाया हुआ है, जो कि आधा सूख गया है और आधा गीला है। इस वजह से उसका चेहरा काफी डरावना लग रहा था और उसके बाल भी खुले हुए थे। उसे इस तरह देखकर घबराते हुए शिविका ने भी अपने चेस्ट पर हाथ रख लिया और फिर थोड़ा सा नॉर्मल होते हुए बोली, ये सब क्या है हर्षिता, और क्या हाल बना रखा है अपना? पीछे खड़े ऋषभ ने धीमी आवाज में बोला, ये तो सच में चुड़ैल ही लग रही है। हर्षिता ने अनजान बनते हुए पूछा, कौन सा हाल? उसके इस सवाल पर शिविका ने उसके चेहरे की तरफ इशारा किया। वो एकदम से बोली, अच्छा ये तो मेरा इम्पोर्टेड ग्लोइंग मड फेस पैक है। शिविका ने थोड़ी नाराजगी से कहा, फेस पैक हो या आई पैक, लेकिन इस तरह से लगाकर पूरे घर में क्यों घूम रही हो? तुमने मेरी बच्ची को डरा दिया। हर्षिता ने उससे कहा, अरे लेकिन इसमें डरने वाली कौन सी बात है? और वैसे दी, आप कभी फेस पैक नहीं लगाती हो क्या? शिविका ने उसे अपना चेहरा देखने का इशारा करते हुए कहा, नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं, लेकिन तुम बताओ, अगर तुमने फेस पैक लगाया भी है तो तुम्हें अपने रूम में बैठना चाहिए ना, इस तरह से यहाँ वहाँ क्यों टहल रही हो? अब काव्या इतनी छोटी है, उसे क्या पता इस बारे में, और बाकी सबको भी आदत नहीं है तो सब डर ही जाएंगे। देखो तुम्हारा फेस भी कितना अजीब सा लग रहा है। ऋषभ ने उसे ताना मारते हुए कहा, अजीब नहीं, डरावना लग रहा है, और काव्या क्या कोई भी डर जाएगा इस भूतनी से? ऋषभ की इस बात पर हर्षिता ने बुरा सा मुंह बनाया और बोली, दी देखो, ये ऋषभ भाई मुझे हमेशा ऐसे बोलते हैं। उसकी इस बात पर शिविका ने ऋषभ की तरफ घूर कर देखा। उसके इस तरह देखने पर ऋषभ ने कहा, अरे दी, मुझे क्यों इस तरह से घूर रही हो? सच ही तो बोला मैंने।
ऋषभ की इस बात पर हर्षिता गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। थोड़ी देर तक किसी की आवाज नहीं आई। तब काव्या ने पूछा, मम्मी वो चली गई क्या? मुझे उसका फेस नहीं देखना। शिविका काव्या का चेहरा अपने चेहरे के सामने करके उसके एक गाल पर अपना हाथ रखती हुई बोली, बेबी वो कोई भूत नहीं है, वो तुम्हारी हर्षिता आंटी है और उसने चेहरे पर फेस पैक लगाया था, इस वजह से ही वो ऐसी दिख रही थी। और मेरी बेटी तो कितनी स्ट्रांग है ना, वो इतनी आसानी से भला कैसे डर गई? काव्या ने मासूमियत से पूछा, अच्छा तो इसका मतलब वो उनका रियल फेस नहीं था और वो चुड़ैल भी नहीं है। शिविका ने उसे बहुत ही प्यार से समझाया, नहीं बेटी वो कोई चुड़ैल नहीं है, अभी वो अपना चेहरा धोकर आएगी तब तुम फिर से उन्हें देख लेना। अभी थोड़ी देर पहले ही साथ में जो बोला था वो याद आते ही काव्या ने फिर सवाल किया, नहीं मुझे नहीं देखना, ऋषभ मामा तो बोल रहे हैं कि वो चुड़ैल हैं। शिविका ने गुस्से से ऋषभ की तरफ देखते हुए कहा, अरे तुम्हारे ऋषभ मामा तो कुछ भी बोलते हैं और वो बस मजाक कर रहे थे, है ना ऋषभ? शिविका को गुस्से में देखकर ऋषभ भी हंसते हुए बोला, हाँ हाँ मजाक कर रहा था मैं तो, लेकिन काव्या तो उल्लू बन गई। हाँ हाँ। ऋषभ के हंसने पर काव्या ने पहले तो थोड़ा सा मुंह बनाया, लेकिन फिर वो पूरी बात समझ गई। थोड़ी देर के बाद जब हर्षिता कमरे में आई तो शिविका ने उसे काव्या से मिलाया। काव्या भी हर्षिता के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए वो अभी भी शिविका और ऋषभ के बीच ही शिविका से चिपक कर बैठी हुई थी। हर्षिता ने भी काव्या से बस हाय हेलो किया और वहां से चली गई। करण का घर। करण और समर एक साथ बैठे हुए थे। तभी समर की माँ ने उन दोनों को खाने के लिए आवाज लगाई। करण ज्यादातर अपने रूम में ही खाना खाता था। खाने की टेबल पर भी किसी न किसी बात को लेकर उसके पापा और उसकी सौतेली माँ के बीच लड़ाई जरूर होती थी। उन सब लड़ाइयों के बीच करण के गले से तो खाना नीचे नहीं उतर पाता था, लेकिन उसके पापा तानों और लड़ाई झगड़ों के बीच में भी आराम से खाना खा लेते थे। रोज की ही तरह करण का आज भी वहां सबके साथ जाकर खाना खाने का मन नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों जब समर ने आज उसे अपने साथ चलने को कहा तो करण ने भी ज्यादा मना नहीं किया और उसके साथ वहां से निकलकर घर के डाइनिंग एरिया की तरफ आ गया। वहां पर बाकी घरों की तरह बहुत बड़ी और महंगी डाइनिंग टेबल तो नहीं थी, लेकिन एक छोटी राउंड टेबल थी जिस पर 4 लोगों के बैठने के लिए 4 कुर्सियां लगी हुई थीं। वो टेबल और कुर्सियां आपस में मैच भी नहीं हो रही थीं। इससे साफ पता चल रहा था कि किस तरह उस मिडिल क्लास घर के लोगों ने अलग अलग कुर्सी और मेज को जोड़कर डाइनिंग टेबल सेट किया था। करण वहां पर आकर बैठ गया। उसके पिता पहले से ही एक कुर्सी पर बैठे हुए थे, खाने के इंतजार में। करण ने बेबसी से एक नजर उनकी तरफ देखी और फिर उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन समर हमेशा की तरह ही अपनी माँ की हेल्प करने के लिए किचन में चला गया और कुछ खाने के बर्तन लाकर उस टेबल पर रखने लगा। फिर सारा सामान रखने के बाद समर भी करण के साथ बैठ गया। खाने के लिए बैठते ही करण और समर दोनों ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि बस आज वो दोनों शांति से खाना खा लें और उनके माँ पापा के बीच लड़ाई ना हो। शायद भगवान ने उनकी सुन ली थी, क्योंकि आज उनकी माँ ने बहुत ही सहूलियत से बात की, सभी को अच्छे से खाने के लिए पूछा और खाना सर्व किया और फिर खुद भी उन सब के साथ बैठकर खाने लगी। हाँ, लड़ाई न होने की एक वजह ये भी थी शायद कि उन दोनों ने अब तक आपस में कोई बात ही नहीं की थी। उन दोनों भाइयों ने खाना खाते हुए एक दूसरे की तरफ देखा और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए अपना खाना खत्म करने ही वाले थे कि तभी समर की माँ ने उसके पापा को हल्के से कोहनी मारकर कुछ इशारा किया। अपनी पत्नी के इशारे का मतलब समझते हुए करण के पापा ने हल्के से अपना सिर हिलाया और एकदम से बोले, करण बेटा, तुम्हें काम करते हुए 1 महीना तो हो गया है ना? करण ने अपना खाना रोककर शक भरी नजरों से उनकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ 1 महीना हो तो गया है, अभी 2 दिन पहले ही, लेकिन आज आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं? करण की बात सुनकर उसकी सौतेरी माँ अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पाई और एकदम खुश होते हुए बोली, अच्छा तो फिर तनख्वाह भी मिल गई होगी। अब करण को उन दोनों की बात का मतलब अच्छी तरह से समझ में आ गया था, क्यों वो दोनों इस तरह अचानक से उसके काम और तनख्वाह के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि हमेशा की तरह उन्हें बस उसकी सैलरी और पैसों से मतलब है। समर अपनी माँ के ऐसे बर्ताव पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ और उसने धीमी आवाज में कहा, मम्मी क्या है, आप इस तरह से क्यों पूछ रही हैं? भाई तो वैसे भी सारे पैसे घर पर ही खर्च करते हैं।
समर की बात पर उसकी माँ उसे डांट कर चुप करवाते हुए बोली, तू चुप कर समर, चुपचाप अपना खाना खा। ये बड़ों की बीच की बातें हैं, तुझे वैसे भी बीच में नहीं बोलना चाहिए। समर अपनी बात काटते हुए बोला, मम्मी मैं इतना भी छोटा नहीं। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही करण ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर हल्के से नहीं में अपना सिर हिलाते हुए बोला, रहने दो समर। उसकी बात मानकर समर चुप हो गया और समझदारी से आगे कुछ भी नहीं बोला। लेकिन करण अपने माता पिता की लालची नजरों की तरफ देखते हुए बोला, समर को तो बच्चा बोल देते हैं आप दोनों, लेकिन पता है वो आप दोनों से कहीं ज्यादा समझदार और बड़ा है। इसके अलावा रही बात आप दोनों के सवाल की, तो भले ही मुझे अभी 1 महीना हो गया है ज्वाइन किए हुए, लेकिन अभी सैलरी नहीं मिली है। वो सभी के साथ 1 तारीख के बाद ही मिलेगी, ऐसा ऑफिस का रूल है। इतना बोलकर करण ने एक गहरी सांस ली और अपना खाना पूरा खत्म किए बिना ही अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। करण की सौतेली माँ ने अच्छा बनने का नाटक करते हुए कहा, अरे तो कोई बात नहीं ना, 1 तारीख के बाद मिलेगी तो भी ठीक है, लेकिन तुम बैठकर अपना खाना तो खत्म कर लो करण। करण मुड़कर वहां से जाते हुए बोला, नहीं बस पेट भर गया मेरा। इतना बोलकर करण भी अपने रूम की तरफ चला गया। उसके जाते ही समर भी उठकर खड़ा हो गया, लेकिन वहां से जाने से पहले उसने अपने माँ पापा की तरफ गुस्से से देखा और फिर करण का नाम लेकर आवाज लगाते हुए उसके पीछे चला गया। क्रमशः